नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। बिस्तक पर आप सबका बहुत आज ये चर्चा बेहद खास है क्योंकि जीडीपी के नंबर आ गए हैं क्वार्टर 3 के। और ये नंबर आज के दिन आना यानी 28 फरवरी को आना भी बेहद खास है क्योंकि देखिए, इकोनॉमी के लिहाज से बेहद खास थे ही। लेकिन आज शेयर मार्केट की भी जो हालत है उसके लिहाज से भी आज जीडीपी नंबर्स का आना बेहद अहम रहा है। बाजार में हाहाकार और जीडीपी के नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आए हैं, इसलिए ये माना जा रहा है कि अगले हफ्ते जब बाजार खुलेगा तो उनके उसके ऊपर जीडीपी के नंबर्स का भी असर हो सकता है। लेकिन फिलहाल इकोनॉमी पर क्या असर होगा इन जीडीपी के नंबर्स का, ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद है प्रोफेसर अरुण सर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अरुण जी, आपके साथ हम डिस्कस करेंगे कि जीडीपी के जो नंबर्स आए हैं वो इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से कैसे नंबर्स अभी लग रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बार बता देती हूँ जो जारी हुए हैं। तो देखिए, जीडीपी ग्रोथ 6.2% रही है। अनुमान हालांकि 6.3% का था, लेकिन जो आंकड़े आए वो 6.2% आए हैं। Q3 जीडीपी ग्रोथ 9.5% से घटकर 6.2% पर आई है, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाए। अरुण जी, ये जो नंबर इस लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से अभी कैसा लग रहा है? ये जो 6.2% का आंकड़ा आया है, हालांकि अनुमान से तो थोड़ा कम ही आया है, लेकिन इन लाइन लग रहा है इस समय। देखिए, ये नंबर्स को समझना थोड़ा मुश्किल है इस समय, क्योंकि जो अभी रिलीज किया गया है वो एडवांस एस्टिमेट पिछले साल के, उससे पिछले साल के और अभी के Q3 के आंकड़े ये एक साथ हम्म। दिए गए हैं और बहुत हम्म। फेरबदल हुआ है उसमें। जैसे हम्म। आपने बताया कि वो पिछले साल तो 9% से ऊपर की ग्रोथ रेट दिखाई गई, जबकि जी। पहले तो इतनी ग्रोथ नहीं थी। हम्म। तो ये कहना कि अभी हमें समझ में आ गया है, क्योंकि जब उसमें एक नोट भी है पीछे कि हम्म। मेथडोलॉजी में क्या बदलाव है और क्या मतलब जो आंकड़े हैं वो किस हम्म। प्रकार से इतने तेजी से बदले हैं। तो हम्म। ये दिखा रहा है कि हमारे जो जीडीपी का मेजरमेंट का तरीका है वो थोड़ा अनस्टेबल है। हम्म। और ये होता भी है क्योंकि जब शॉक लगता है अर्थव्यवस्था को तो फिर वो हम्म। अनस्टेबिलिटी आ जाती है। वजह उसकी हम्म। ये है कि जो जीडीपी के क्वार्टरली आंकड़े होते हैं वो एक तरह से प्रोजेक्शन होते हैं पिछले साल से इस साल। अब जी। जब शॉक होता है तो वो प्रोजेक्शन करना ठीक नहीं होता है, क्योंकि शॉक में अर्थव्यवस्था मंदी में चली गई। अब मंदी से आप अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो फिर जो है वो आंकड़े ज्यादा दिखेंगे। हम्म। तो इसलिए ये सब जो है इसको थोड़ा हमें टाइम लगेगा समझने में कि हो क्या रहा है, क्यों इतना फेरबदल हो रही है, क्यों इतना है। पर फिर भी चलिए, जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से अगर हम विश्लेषण करें तो हम्म। ये 6.2% एक तरह से थोड़े मतलब अनएक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि हम्म। पिछले 5.4% के करीब कंपैरिजन में इस क्वार्टर में बढ़त हुई है। फिर हम्म। पिछले साल जब इतना बढ़ा हुआ आंकड़ा है तो उसके कंपैरिजन में लगा था कि शायद गिरावट होगी, पर वो हम्म। गिरावट की जगह फिर भी जो है ठीक ठाक आंकड़े हैं। तो कुल मिला के जो सिचुएशन है वो एक तरह से कहा जाए तो अनएक्सपेक्टेड है, पर बेटर है अगर इन आंकड़ों के हिसाब से चलें। और इसमें अगर आप देखें तो जो पहले जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें बहुत तेजी से बढ़त हुई है। जी। तो जी। वो जो मैन्युफैक्चरिंग में जो बढ़त हुई है, अब उसके कंपैरिजन में अभी जो मैन्युफैक्चरिंग में बढ़त है वो उतनी नहीं है। तो अब हम ये भी नहीं कह सकते कि वो स्लो डाउन है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जब इतना ज्यादा तेजी से पहले बढ़ा तो उसके हम्म। कंपैरिजन में वो बढ़त तो हर बार होगी नहीं। तो हम्म। इसलिए वो भी हम नहीं कह सकते। लेकिन जो इंडस्ट्री है वो बार बार कंप्लेन करेगी कि अब डिमांड नहीं है। तो ये हम्म। जब डिमांड नहीं है तो फिर कैसे जो मैन्युफैक्चरिंग की इतनी ग्रोथ हो रही है। और खासकर हम्म। जो मास मार्केट है उसमें डिमांड कम है। जो हम्म। लग्जरी आइटम्स है उनमें तो डिमांड जो तेजी से दिख रही है। कंपनियां जी। कह रही हैं कि लग्जरी कार ज्यादा बिक रही हैं पर एंट्री लेवल कार कम बिक रही हैं। या हम्म। जैसे कि और भी जो है टेक्सटाइल वगैरह हैं उनमें जो लग्जरी आइटम्स है वो ज्यादा बिक रहे हैं, पर जो नॉर्मल आइटम्स हैं वो इतने नहीं बिक रहे हैं जैसे कि होना चाहिए। या बात हो रही है कि जो अर्बन डिमांड जो पूरी जो नहीं वापस आई। और जो अभी ये जो Q3 है ये तो वो सीजन है जबकि जब फेस्टिव सीजन होता है, फेस्टिव सीजन में डिमांड ज्यादा हो जाती है। तो इससे लगा था कि शायद और तेज हो जाएगा। तो हम्म। कुछ मानों में कहा जाए तो ये थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं निकला जितना कि निकलना चाहिए था। तो जी। दोनों ही बातें एक तरह से कही जाए तो हैं, पर अगर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से चला जाए तब तो ये ठीक ही चल रहा है।
सर संकेत क्या दे रहे हैं जीडीपी ग्रोथ के ये आंकड़े, क्या एक्सपेक्टेशंस अब रखें? और ये भी सवाल है सर कि पिछले साल की तुलना धीमापन आया, तो इसको कैसे देख रहे हैं कि क्यों आया है ये धीमापन? क्योंकि सरकार अपनी तरफ से बूस्टर डोज देने की कोशिश तो सर कर रही है, देखने पर जोर दिया गया, इनकम मिडिल क्लास को जो है वो हाथ में कंजम्पशन बढ़ाने के लिए पैसा देने के दावे बजट में किए गए, इनकम टैक्स में भी छूट दी गई, लेकिन फिर भी जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े में ये धीमापन, इसको कैसे देख रहे देखिए, ये धीमापन तो आना ही था, क्योंकि हमारे देश हैं? में जो अर्थव्यवस्था है उसमें गैर बराबरी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो एक तरफ बिलियनर्स की हम्म। संख्या बढ़ रही है और दूसरी तरफ जो गरीब है वो हम्म। गरीबी की रेखा के आसपास है। जैसे कि ई श्रम पोर्टल में 30 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं, उनमें 94% हम्म। बोल रहे हैं कि उनकी आमदनी 10,000 रुपए से कम की है। और अभी भी जैसे कि एक विश्लेषण आया कि जो 100 करोड़ लोग हैं हम्म। उनके पास ज्यादा परचेजिंग पावर नहीं है, वो डिस्क्रिशनरी आइटम्स खरीद ही नहीं सकते हैं। हम्म। तो इसलिए जब वो डिस्क्रिशनरी आइटम नहीं खरीद पाएंगे तो उससे भी मंदी आएगी। तो इसलिए ये जो आंकड़े जी। आए हैं ये सरप्राइजिंग है, क्योंकि अगर जो डिस्क्रिशनरी आइटम खरीदने की 100 करोड़ लोगों की क्षमता नहीं है, और उसके ऊपर भी अगर आप 10-20 करोड़ हैं उनकी बहुत ज्यादा क्षमता नहीं है, तो हमारे अर्थव्यवस्था में ज्यादा जो 10-12 करोड़ लोग हैं जिनकी कुछ क्षमता होगी इस तरह के आइटम्स खरीदने की, और उनकी आमदनी बढ़ रही है क्योंकि संग्रह क्षेत्र बढ़ रहा है। तो इसलिए बहुत हम्म। नैरो बेस है, उस नैरो बेस पे ये अगर 6.2% है तो एक तरह से ठीक ठाक ही है। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था को और तेजी से बढ़ना है आगे, तो हमें नीचे के लेवल पे हम्म। परचेजिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी। वजह उसकी ये है कि जो एक्सटर्नल सेक्टर है वहां से बहुत ज्यादा हेडविंड्स आ रही हैं। एक्सटर्नल सेक्टर में ट्रम्प साहब हम्म। टैरिफ की बात कर रहे हैं, और 5 मार्च से तो टैरिफ लग जी। जाएंगे मेक्सिको पे और कनाडा पे, हम्म। जो कि उनके सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं, और वो भी टैरिफ लगाएंगे, तो हम्म। एक टैरिफ वॉर शुरू हो जाएगी। चीन के ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया गया है, तो चीन भी जब टैरिफ लगाएगा तो ये दुनिया में बहुत ज्यादा सप्लाई बॉटलनेक जब बढ़ जाएंगे, और इससे जो टैरिफ बढ़ने से सब जगह के दाम बढ़ेंगे, तो हमारा जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाएगा। फिर रुपया गिरावट पे है, स्टॉक मार्केट गिरावट पे है, तो रुपए की गिरावट की वजह से भी हम्म। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और जो बाहर है वो हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, क्योंकि जब टैरिफ लगेंगे तो जो एक्सपोर्ट में हम्म। कमी आएगी। तो एक तरह से दोहरी मार है, जी। एक तरफ इन्फ्लेशन होगा और दूसरी तरफ स्लो डाउन होगा। तो ये दोहरी मार के लिए जो अभी जी। आने वाला समय है उसके लिए प्रोजेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। मतलब अगर आप देखें तो पिछले क्वार्टर भी प्रोजेक्ट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ट्रम्प साहब के आते ही उथल पुथल शुरू हो गई। क्योंकि दुनिया में जब उथल बिल्कुल। पुथल हुई तो डॉलर तेज हो गया, रुपया कमजोर हो गया। होता भी ये है, जी। जितनी ज्यादा अनिश्चितता होती है तो उतना जो है वो लोग हम्म। सेफ करेंसी में जाते हैं, तो सेफ करेंसी तो हम्म। सिर्फ डॉलर बचता है। तो सारी दुनिया हम्म। में सारी करेंसी गिर गई और रुपया भी गिरा, तो जो इसलिए डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है। तो ये जो अनिश्चितता है इसके चलते हुए आप देखें तो इन्फ्लेशन की परेशानी, ग्रोथ की परेशानी, और जो फॉरेन एक्सचेंज के हम्म। रिजर्व्स की परेशानी, स्टॉक मार्केट की परेशानी, ये सब चलते हुए कुछ आगे प्रोजेक्ट कर पाना बहुत ही कठिन है। इसलिए मेरा मानना है कि ये जी। सरकार को बहुत फूंक फूंक के कदम उठाने पड़ेंगे, आरबीआई को बहुत फूंक हम्म। फूंक के कदम उठाने पड़ेंगे। नहीं तो ये जो 6.2% की ग्रोथ है ये भी शायद अगले क्वार्टर में ना आए। पर सरकार तो प्रोजेक्ट कर रही है कि अगले क्वार्टर में 7.25% की शायद ग्रोथ हो जाए, जी। तभी हमारी जी। 6.7 या 6.8% की ग्रोथ होगी। तो उसके तो हम्म। आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए जो जी। सारी स्थिति है इस समय बहुत ही अनकंट्रोल्ड स्थिति है, हमारे लिए अनसर्टेन स्थिति है, और उस पे हमें बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। जी। और सर जब जीडीपी के आंकड़े आए तब वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। दरअसल वर्ल्ड बैंक का कहना है कि इंडिया को विकसित भारत बनने के लिए, जो टर्म हम यूज कर रहे हैं विकसित भारत, हालांकि जो वर्ल्ड बैंक ने कहा है वो तो ये कहा है कि हाई इनकम इकोनॉमी इन जनरेशन, ये वर्ल्ड बैंक का टर्म है, लेकिन हम क्योंकि कह रहे हैं कि 2047 तक विकसित भारत बनेंगे, तो वो एक विकसित भारत बनने के लिए वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि इंडिया को ऑन एन एवरेज 7.8% की ग्रोथ चाहिए होगी। तो सर क्या ये मान के चलें कि जो सरकार की नीतियां हैं और जो सरकार का खर्च है, ये ग्रोथ को तेज कर सकता है? देखिए, मेरा मानना है कि अगर हमें $14,000 प्रति व्यक्ति की आय पे पहुंचना है, और वो रियल हम्म। टर्म में, नॉमिनल टर्म में नहीं, रियल टर्म में पहुंचना है, और हमारी जो पॉपुलेशन है वो अभी बढ़ रही है, तो वो बाई जी। 2047 वो 1.6 बिलियन पहुंच जाएगी। तो अगर हम्म। ये सारे फैक्टर्स को कंबाइन करें तो हम 7.8% के रियल ग्रोथ पे वहां नहीं पहुंचेंगे, हम वो सिर्फ $9,000 तक ही हम्म। पहुंचेंगे।
$14,000 तक जी। पहुंचने के लिए हमें 11% की ग्रोथ रेट चाहिए होगी। तो ग्यारह हम्म। परसेंट की ग्रोथ रेट अगर 22 साल हमें करनी है, तो एक तरह से असंभव है। किसी भी अर्थव्यवस्था में शायद इतनी तेजी से ग्रोथ इतने समय तक नहीं हुई है। सात हम्म। दशमलव आठ प्रतिशत की ग्रोथ भी मुझे बहुत ही कठिन लगती है, क्योंकि अगर हम पिछले 10 साल का एवरेज देखें तो वो 6.5% के करीब रहा है। तो वो भी नहीं होगा। हम्म। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये विकसित भारत हम कब बनेंगे, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, इस हम्म। समय इतनी ज्यादा अनिश्चितता है कि हम अगले साल नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे, तो हम जब 22 साल का कैसे प्रिडिक्ट कर लेंगे। तो अगले साल का प्रिडिक्शन ही कठिन है हमारे। जी। क्योंकि इस समय अगर जो डी ग्लोबलाइजेशन की बात चल रही है कि ट्रम्प साहब के आने से डी ग्लोबलाइजेशन होगा, डी ग्लोबलाइजेशन में सारा उथल पुथल होगा और हमारी जो अंदरूनी नीतियां हैं उसमें परेशानी आ जाएगी। दूसरा, एआई के आने से बहुत ज्यादा उथल पुथल है। एआई के आने से बहुत ज्यादा हम्म। खतरा है कि बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा। और कुछ लोग तो कह रहे हैं हम्म। कि एआई जो वो आदमी को रिप्लेस कर देगी। इलॉन मस्क ने तो यहां तक कह दिया है, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा कंप्यूटर सेंटर कोलोसस सेटअप किया है, जिसमें 1 लाख एनवीडिया चिप्स हम्म। ऑलरेडी और 1 लाख चिप्स और ऐड कर रहे हैं वो। तो उन्होंने कहा है कि एक जी। साल के अंदर जो काम आदमी करता है वो सारे काम एआई कर देगा। तो यानी कि मतलब हम्म। अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है 40, 50, 60% पहुंच जाए एक साल के अंदर। तो इतनी ज्यादा अनिश्चितता के हम्म। होते हुए हम 22 साल का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि हम 1-2 साल का प्रोजेक्ट करना भी बहुत कठिन है। तो वर्ल्ड बैंक ने पता नहीं ये सारे फैक्टर्स जो अकाउंट में लिए हैं नहीं लिए हैं। मेरा मानना है कि इस समय हम्म। हमें तो पहले अपनी अर्थव्यवस्था अंदरूनी तौर पे संभाल ले। बाहर की अर्थव्यवस्था तो हम हम्म। संभाल नहीं पाएंगे। तो इसलिए अभी अपने ही जो लोग हैं उनको संभाल लें तो बहुत अच्छी बड़ी बात होगी। जी। और सर, अभी आपने जिक्र भी किया डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का। सवाल यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से जुड़ा हुआ भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है पूछना, क्योंकि अमेरिका में ट्रंप नीतियां बन रही हैं, ट्रंप टैरिफ लगाते जा रहे हैं। हालांकि अभी तक भारत का नाम नहीं लिया है उन्होंने, लेकिन इंडिकेशन रेसिप्रोकल टैरिफ के जरिए दे दिया है। ट्रंप की नीतियों का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या कोई असर पड़ रहा है? क्योंकि भारत डरा हुआ है, ना सिर्फ इकोनॉमी के लिहाज से भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि ट्रंप की जो नीतियां हैं उससे भारत थोड़ा सहमा है। बल्कि हम स्टॉक मार्केट में भी देख रहे हैं कि किस तरीके की अनिश्चितता है, बहुत अनसर्टेनिटी हो रखी है कि नीतियों के कारण। इसको किस नजरिए से देख रहे देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब से हैं? लग रहा है कि ट्रम्प शायद जीत जाएं, तब से अक्टूबर से ही जो है स्टॉक मार्केट में गिरावट है। जी। वजह यह है कि जब भी अनिश्चितता होती है तो आदमी जो है एक सर्टेनिटी की तरफ जाता है। तो हम्म। डॉलर में एक सर्टेनिटी है, वो सबसे स्ट्रांग करेंसी है। तो इसलिए हम्म। रुपए में गिरावट है। जब हम्म। रुपए में गिरावट होगी तो एफआईआई देश से भागेगा, क्योंकि हमारा हम्म। स्टॉक मार्केट ऑलरेडी बहुत ही ओवर प्राइस था। जी। प्राइस अर्निंग रेशियो जो था वो बहुत ज्यादा था। तो हम्म। इसलिए उधर चीन में भी आपने देखा कि चीन की तरफ भी कैपिटल गया। तो हम्म। वो भी एक था, क्योंकि चीन के जो स्टॉक्स थे वो अंडर वैल्यूड थे। तो वहां हम्म। पे उसके तरफ भी गया। तो इसलिए हमारे जो स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई, हमारे रुपए में गिरावट हुई। जब हम्म। रुपए में गिरावट होगी तो और ज्यादा जो कैपिटल बाहर जाएगा, क्योंकि हम्म। उसका जो रिटर्न है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हम्म। जो डिप्रिशिएट कर रहा है रुपया। तो इसलिए वो डॉलर बाहर निकालेगा। फिर वहां पे जी। इंटरेस्ट रेट कट हुआ। इंटरेस्ट रेट कट से भी यहाँ से कैपिटल बाहर जाना शुरू हो गया था। तो कई सारे फैक्टर्स हैं, और ट्रंप की नीतियों की वजह से तो सबसे ज्यादा अनिश्चितता हो गई, क्योंकि जब हम्म। टैरिफ वो लगाएंगे तो अमेरिका में इन्फ्लेशन तेज हो जाएगा, और जी। अमेरिका से जो डिमांड है एक्सपोर्ट की वो हमारी कम हो जाएगी। तो हम्म। हमारे आउटपुट पे भी असर पड़ेगा, हमारे दामों पे भी असर पड़ेगा। और जो खतरा जो नजर आ रहा है सबको कि अगर ट्रंप साहब लगाएंगे टैरिफ, तो बाकी देश भी टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि हम्म। वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। तो सारी जो टैरिफ वॉर है उससे सप्लाई बॉटलनेक जो क्रिएट होंगे, और उससे जो हमारे जो इन्फ्लेशन है दुनिया भर में वो तेज होगा। तो हम्म। दोनों तरफ से जो परेशानी होगी। और क्योंकि सब जगह टैरिफ लगेंगे तो एक्सपोर्ट जो मार्केट है सबका वो कटेगा। तो हर हम्म। जगह आप देखेंगे तो जो जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा। तो एक तरफ इन्फ्लेशन और दूसरी तरफ जो स्लो डाउन ऑफ ग्रोथ। तो यानी हम्म। कि एक तरह से स्टैगफ्लेशनरी सिचुएशन की तरफ हम मूव करेंगे। और स्टैगफ्लेशनरी सिचुएशन जो होती है उससे निकल पाना जरा मुश्किल होता है। तो ये एक अनिश्चितता को और बढ़ा दे रहा है। मतलब हालांकि अभी तक उन्होंने भारत के ऊपर जो कृषि के जो उत्पाद हैं उन पे टैरिफ की बात की है, हार्ले डेविडसन की बात की हम्म। है। और अगर वो हमारे कृषि के उत्पादों पे जो टैरिफ लगा देंगे तो फिर हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, हमारे कृषक की जो आमदनी है उस पर असर पड़ेगा। और हम्म। अगर हम डर के मारे अपने जो अमेरिका से आने वाले जो गुड्स हैं उन पे टैरिफ कम कर देते हैं, जैसे बजट में कई चीजों पे टैरिफ कम किया गया है जो अमेरिका से आते हैं, तो हम्म। उसका मतलब है कि फिर हमारे अंदरूनी प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा।
हमारे हम्म। किसानों की आमदनी पे असर पड़ेगा, उससे हमारी डिमांड पे असर पड़ेगा। तो इसलिए आप दोनों तरफ से देखें तो परेशानी का दौर हमारे सामने खड़ा हुआ है, और इसीलिए भारत काफी सहम गया है। अभी हम्म। हम उतना स्ट्रांगली बोल नहीं रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रम्प साहब को एडजस्ट करें, पर दुनिया भर में सब लोग कैसे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि सबको जी। परेशानी है। और अगर एक बुली के सामने आपने गिव इन कर दिया तो और बुली करेगा। तो हम्म। इसलिए अगर मेरा ये मानना है कि सारी दुनिया को, बाकी को गठबंधन करना चाहिए, चाहे ईयू हो चाहे इंडिया हो। हम अगर गठबंधन करके हम आपस में टैरिफ कम रखें, और अगर अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है हम उनके गुड्स पे टैरिफ लगा दें, तो हम सब हम्म। बाकी कुछ बच सकते हैं। अमेरिका जी। को परेशानी होगी और अमेरिका को अपनी नीतियां रिवर्स करनी पड़ेंगी। तो जो बुली है, उसका जो बुलिंग है वो खत्म हो जाएगा अगर अमेरिका पे नेगेटिव असर पड़ने लगेगा। और लगता है टैरिफ लगाने से उनके दाम बढ़ेंगे, जबकि हम्म। जब ट्रम्प साहब ने प्रॉमिस किया था कि पहले दिन ही वो दाम कम कर देंगे, जबकि उल्टा असर पड़ रहा है कि जब वहां पे जब दाम बढ़ने शुरू हो जाएंगे, जैसे ही वो टैरिफ जो लगा देंगे कनाडा पे, मेक्सिको पे और ईयू पे और भारत पे। तो हम्म। इसलिए कुल मिला के दुनिया को एक स्ट्रेटेजिक मूव करना पड़ेगा अपने को बचाने के लिए, नहीं तो हम्म। ट्रम्प साहब की बुलिंग की वजह से सारी दुनिया में नेगेटिव असर पड़ेगा। जी। अरुण जी, जीडीपी के दो अहम पिलर भी माने जाते हैं, एक एग्रीकल्चर और एक मैन्युफैक्चरिंग। इनके भी आंकड़े सामने आए हैं। एक बार आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है हमें। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा स्लो डाउन दिखाई दिया है। Q3 एग्री सेक्टर ग्रोथ के आंकड़े अगर देखें तो 1.5 से बढ़कर 1.5% से बढ़कर 5.6 है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ अगर देखें तो ग्रोथ 14% से गिरकर 3.5% हो गई है। यह आंकड़ा भी ईयर ऑन ईयर बेसिस बता रही हूं मैं अपने दर्शकों को। सर, कैसे देख रहे हैं? कृषि सेक्टर की ग्रोथ है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में स्लो डाउन है। कैसे देख रहे हैं आप इन दोनों पिलर्स? देखिए, जो कृषि में ग्रोथ दिखाई जा रही है, मेरा मानना है कि हम्म। बहुत सारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हमारा जो कृषि को मेजर करने का तरीका है वो सही नहीं है। और इसीलिए पिछले साल जब कहा गया था कि रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, तो फिर दाम गिरने चाहिए थे, हम्म। लेकिन दाम नहीं गिरे। तो एक्सपोर्ट हम्म। बैन किया हमने, एक्सपोर्ट बैन करने के बावजूद भी दाम बढ़ते रहे। तो इसलिए कुल मिला के जो कृषि का उत्पादन है उसके आंकड़े मुझे मानना है कि वो सही नहीं है। और हम्म। कृषि में जो परेशानी है कि कभी एल नीनो आ जाता है, कभी एल नीना आ जाता है, और फिर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आ रहे हैं, कभी हम्म। गर्मी ज्यादा हो जाती है, कभी बारिश ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से असर है। तो ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के चलते हुए हमें जो मेजरमेंट है हमारा एग्रीकल्चर का, उसको ठीक करना जरूरी है, नहीं तो इस तरह के फिगर्स आते रहेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में जो आप कह रही हैं, पिछले हम्म। साल क्योंकि 14% से ज्यादा की ग्रोथ दिखाई गई है, तो जी। नेचुरली उतनी ग्रोथ तो परसिस्ट नहीं करेगी, उसमें हम्म। जरूर गिरावट आएगी। लेकिन इतनी भी गिरावट नहीं आनी चाहिए थी जितनी की आई है। और उसकी हम्म। वजह यह है कि जो मास मार्केट है, मास हम्म। मार्केट में डिमांड जो कम है। जो लग्जरी आइटम है वहां पे है, पर लग्जरी आइटम तो बहुत छोटा सा है। मतलब वो तो हमारे ज्यादा से ज्यादा 10-15 करोड़ लोग हैं जो लग्जरी मार्केट में खरीद फरोख्त करते हैं, हम्म। 142 करोड़ में से। तो वो बहुत छोटा है, उसके हम्म। बेसिस पे आपकी बहुत ग्रोथ नहीं हो सकती। और इसीलिए फिक्की, सीआईआई वगैरह बार बार कह रहे हैं कि डिमांड की कमी है और हमें हम्म। डिमांड बढ़ानी है। अगर डिमांड नहीं बढ़ेगी तो ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। तो ये जो गिरावट है मैन्युफैक्चरिंग में, वो ये दिखा रही है कि जो मास मार्केट है वहीं पे परेशानी है। और इसके साथ साथ जो हमारा असंगठित क्षेत्र है, जिसमें हम्म। 94% लोग काम करते हैं, उनकी परचेजिंग पावर पे असर पड़ा है, क्योंकि इन्फ्लेशन एक तरफ रहा है, दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो वहां हम्म। पे भी जब परेशानी है, तो जो ये 94% जो असंगठित क्षेत्र के हैं जिनकी आमदनी कम है, उनके ऊपर जब तक असर पड़ेगा तब तक हमारा जो बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ नहीं हो सकता है। तो इसलिए अगर एक साल का ब्लिप आया है 14% का, उसको भी समझना पड़ेगा कि कैसे वो ब्लिप एकदम से 14% का आ गया और फिर वो गिरावट इस बार आई है। तो इसलिए जी। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अभी ये आंकड़ों को हमें समझने में समय लगेगा। ये जो हम्म। 46 पेज का जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया है, उसमें हम्म। बताया है कि क्यों रिवीजन हुए हैं इस तरह के हम्म। 2023-24 में, 2022-23 में। तो हम्म। वो जब तक हमें समझ नहीं आएगा तब तक हम इस साल के आंकड़े भी ठीक से विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। जी, सही बात है सर। आरबीआई के एक लक्ष्य की तरफ भी चलते हैं जरा। जीडीपी का लक्ष्य जो आरबीआई ने रखा है, क्योंकि उसको भी समझना बेहद जरूरी है। आरबीआई ने सर वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी का लक्ष्य रखा 6.7% का, 6.7%। इसे हासिल करना आसान होगा सर, वित्त वर्ष 2026 के लिए लक्ष्य? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि इस समय प्रोजेक्ट करना तो बहुत ही कठिन है। हम्म। मतलब हम जो हो रहा है उसके आधार पर प्रोजेक्ट करेंगे तो हम मुंह के बल गिरेंगे, है ना।
क्योंकि इतनी अनिश्चितता हो गई है। और अच्छा, जैसे ही टैरिफ अगर भारत की अर्थव्यवस्था पे लग गया, दुनिया में टैरिफ वॉर शुरू हो गई, तो हम जी। कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर, तो यही हम कह सकते हैं कि अगर टैरिफ वॉर ना शुरू हो, पर फिर ट्रम्प साहब जो कर रहे हैं, तो उसको तो हम फिर जो अपने जो अकाउंट में नहीं ले रहे हैं। अगर जो हम्म। ट्रम्प साहब जो कर रहे हैं उसको अकाउंट में नहीं ले रहे हैं, तो सबसे बड़ी जो दुनिया की अर्थव्यवस्था है, जो सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अफेक्ट करती है, उसको हम अकाउंट में नहीं लेके प्रोजेक्शन करेंगे, तो फिर जो सही नहीं होगा। तो हम्म। इसलिए जो अनिश्चितता है, उसके चलते हुए जैसे मैंने कहा कि एक साल का भी प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, अगले क्वार्टर जी। का प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी हम्म। जो सारी उथल पुथल है उसमें सब जगह असर पड़ रहा है। हम्म। सर, अनसर्टेनिटी तो है। अब आखिरी सवाल लेते हैं आपसे, और यही जानना चाहूंगी कि अनसर्टेनिटी का ये जो दौर है भारत में, इसको आप किस लिहाज से देखें इकोनॉमी के लिए? क्योंकि स्लो डाउन आया है, ये जीडीपी के नंबर्स में भी दिखाई दे गया। स्लो डाउन हमें हर तरफ देखने, इकोनॉमी के लिहाज से, न सिर्फ शेयर बाजार के लिहाज से, बल्कि जो कंजम्पशन चल रहा है देश में उसको भी अब बूस्ट देना पड़ रहा है सरकार को। तो स्लो डाउन तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बूस्टर डोज क्या है इकोनॉमी को वापस पटरी पे लाने के लिए? देखिए, जो अनसर्टेनिटी है वो बाहर से ज्यादा आ रही है इस समय। हमारी जो अंदर की अनसर्टेनिटी है, वो तो ये समझिए कि अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही है क्योंकि इन्फ्लेशन तेज है ना, वो तो जी। अपनी तरफ है। लेकिन जो बाहर की अनसर्टेनिटी है, वो सबसे बड़ा फैक्टर इस समय हमारे सामने आ रहा है। उसको हम कंट्रोल नहीं हम्म। कर सकते। जो अंदर की अनसर्टेनिटी है उसको हम थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हैं। तो आरबीआई जो है, हम्म। आरबीआई तो सिर्फ ये करेगा कि जो फॉरेन एक्सचेंज जो बाहर बहुत तेजी से ना जाए, क्योंकि अगर जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व गिरते हैं तो उसका असर एफआईआई पे हम्म। पड़ेगा, एफडीआई पे पड़ेगा और रुपए पे पड़ेगा, उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट पे असर पड़ेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि आरबीआई हम्म। तो भी रेट कट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर रेट कट कर दिया जी। तो कैपिटल और ज्यादा बाहर जा सकता है। तो रेट कट मुझे हम्म। लगता है वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो अंदर की अर्थव्यवस्था है, जिसमें बेरोजगारी है, जिसमें इन्फ्लेशन है, तो उसके लिए फिस्कल पॉलिसी का हम्म। इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि कुछ हमारे जो हम्म। इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जैसे पेट्रोलियम पदार्थों वगैरह पे, एनर्जी पे हैं, उनको हम थोड़ा काट दें, तो उससे फिर हमारा इन्फ्लेशन थोड़ा कम होगा। तो जो बाहर से इन्फ्लेशन आ रहा है उसको थोड़ा सा मॉडरेट करने में मदद आएगी। और जब इन्फ्लेशन थोड़ा रेट कम हो जाएगा, तो जो गरीब आदमी की जो परेशानी है वो कम होगी, तो उसकी परचेजिंग पावर थोड़ी बढ़ेगी। फिर बेरोजगारी को हम हम्म। थोड़ा कम करें। बेरोजगारी को कम करने के लिए हम फिस्कल पॉलिसी में रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, हम्म। जहाँ पे रोजगार ज्यादा पैदा होता है उनमें ज्यादा खर्च करें, तो उससे फिर असर पड़ेगा। तो हम हम्म। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स की तरफ बजट को मोड़ दें, तो उससे जो हमारा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हम्म। होगा, उससे जो इनकम बूस्ट होगी। तो लोअर लेवल पे अगर आप 100 रुपए गरीब आदमी को देंगे तो पूरा 100 रुपए खर्च कर देगा। अगर 100 रुपए आप अमीर को देंगे जी। तो 5 रुपए ही खर्च करेगा। तो इसलिए उससे डिमांड नहीं जनरेट होगी। हम्म। इसलिए हमें अपनी जो इनकम है हम्म। उसको नीचे के तबका जो है 94% जो असंगठित क्षेत्र है उसकी तरफ करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है कि अभी हमने जी। इनकम टैक्स में जो छूट दी है, वो ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 करोड़ लोगों को हम्म। फर्क पड़ेगा 142 करोड़ में। तो उससे कोई डिमांड में बहुत ज्यादा बूस्ट नहीं हम्म। आएगा। ये अगर ये 1 लाख करोड़ रुपए जो अभी दिया गया है अपर मिडिल क्लास और रिच सेक्शंस को, वो अगर गरीबों की तरफ गया होता, तो उसमें जी। डिमांड जो है पूरी 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ती। यहाँ पे तो ज्यादा से ज्यादा 1 लाख करोड़ रुपए में से 20-30% की डिमांड बढ़ेगी। तो उतनी जो डिमांड नहीं बढ़ेगी हम्म। जितनी की जो बढ़नी चाहिए। तो इसलिए मेरा मानना है कि हम्म। अभी बहुत ही फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा आरबीआई को भी और सरकार को भी। तभी कुछ हालात संभल में आएंगे। तभी हम थोड़ा बेटर रेट ऑफ ग्रोथ की तरफ जाएंगे। नहीं तो रेट ऑफ ग्रोथ तो मुझे लगता है गिरेगा। जो जितनी अनिश्चितता है, वो उससे मुझे लगता है कि रेट ऑफ ग्रोथ गिरने ही वाला है। और हम्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अरुण जी। जीडीपी के आंकड़े भी जारी हो गए, और उसके बाद अब ये समझने की जरूरत है कि ये जो स्लो डाउन आया, इसके बाद इकोनॉमी को बूस्ट आखिर कैसे किया जाए। बहुत सारे कदम उठाए जा सकते हैं। अभी भी अगर फूक फूक कर कदम रखें, थोड़ा सा संभले, तो बिल्कुल जीडीपी के ये जो ग्रोथ के आंकड़े हैं, ये थोड़े से अगली बार के क्वार्टर में हम बेहतर तरीके से देख सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा, प्रोजेक्शन अभी भी बहुत मुश्किल है। हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, आपसे समझा है, और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स जितने भी हैं उनको भी ये क्लियर समझ में आया होगा कि किस तरीके से इस समय हम जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद, नमस्ते।